नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। हमारे 90% वॉच लिस्ट स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कॉन कॉल्स भी हो चुकी हैं। अब तक हम अपने चैनल पर 19 से 20 बिजनेसेस को Q4 के नज़रिए से कवर कर चुके हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड हम आपके लिए और भी कई अच्छे-अच्छे बिजनेसेस के Q4 रिजल्ट्स और कॉन कॉल्स के एनालिसिस ला रहे होंगे। इसी दिशा में आज हम 4 मिड कैप बिजनेसेस को कवर करेंगे, जिनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं और जो आगे भी फोकस में रहेंगे। तो अब चलिए बिना कोई देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला मिड कैप बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या किम्स। तो किम्स एक साउथ बेस्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। इनके पास 25 हॉस्पिटल्स में लगभग 6,500 बेड्स की कैपेसिटी है। पहले इनका बिजनेस मेनली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में था, पर अब ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला जैसे नए मार्केट्स में भी तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। सीधा रीसेंट परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स पर आते हैं। तो FY26 इनका एक्सपेंशन के नज़रिए से काफ़ी हैवी ईयर रहा है कंपनी के लिए। किम्स ने इस साल बैंगलोर, महाराष्ट्र, केरला और हैदराबाद में कुल मिला के लगभग 8 नए हॉस्पिटल्स लॉन्च किए हैं। और इसी एक्सपेंशन की वजह से रेवेन्यू या सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छी आई है, पर नियर टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी में हमें प्रेशर देखने को मिला है। बिकॉज़ होता क्या है कि ये जो आपके नए हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको डॉक्टर्स, नर्सेज़ और पूरा स्टाफ पहले से रखना पड़ता है, पर पेशेंट काउंट और ऑक्यूपेंसी लेवल्स तो आपके धीरे-धीरे बढ़ते हैं। और इसके अलावा आपको इतनी महँगी-महँगी मशीन्स चाहिए होती हैं, बिल्डिंग रहती है, तो फिर इसी वजह से डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी वजह से होता क्या है कि शुरू के कुछ क्वार्टर्स में नए हॉस्पिटल्स आपके लॉसेस में चलते हैं। तो यही चीज़ आप यहाँ देखोगे कि Q4 माने कि जनवरी से मार्च के महीनों में रेवेन्यू किम्स का पिछले साल से काफ़ी बढ़िया 35% ग्रो किया है, पर एबिटा 2.7% गिरा है। और एबिटा मार्जिन जो कि आपकी 24% हुआ करती थी, वो 17% के आसपास आई है इस साल। और एबिटा गिरने का मेन रीज़न यही है एक्सपेंशन। इनके जो नए हॉस्पिटल्स हैं, वो अभी लॉसेस में हैं और कंसोलिडेटेड लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे यहाँ पर कि ये तो पिछले साल से आधे से भी कम हो गया है। और यहाँ लिखा नहीं है, पर नए हॉस्पिटल्स को अगर हम लोग हटाकर देखेंगे ना, तो जो मैच्योर हॉस्पिटल्स हैं, वो आपके 29 से 30% एबिटा मार्जिन जनरेट कर रहे हैं। मतलब जो आपका कोर बिज़नेस है, वो अभी स्ट्रॉन्ग है। Q4 में जो मैच्योर हॉस्पिटल्स थे, वहाँ से लगभग 862 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया है और 250 करोड़ रुपए का लगभग एबिटा जनरेट हुआ था। पर दूसरी तरफ जो नए हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर 224 करोड़ का रेवेन्यू तो आया, पर आपका 32 करोड़ का एबिटा लॉस उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो बेसिकली जो आपके नए यूनिट्स हैं या नई फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ से जैसे-जैसे ऑक्यूपेंसी लेवल्स इंप्रूव होंगे और इंश्योरेंस एम्पैनलमेंट होगा, माने कि इंश्योरेंस कंपनियों की नए हॉस्पिटल्स में ऑनबोर्डिंग होगी, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होने लगेगी। बाकी FY26 में भी ओवरऑल अगर हम देखें, तो इनके ऑपरेशनल मेट्रिक्स जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इन पेशेंट वॉल्यूम्स माने कि वो पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं, वो आपके नंबर 15% ग्रो हुआ है। ओपी वॉल्यूम्स में 25% की ग्रोथ है। और आरपॉब माने कि हर बेड से हॉस्पिटल कितना कमा रहा है या उनका डेली का रेट क्या है, तो ये संख्या आपकी 14% ग्रो करी है। और ऑक्यूपेंसी में भी बढ़िया 9% की ग्रोथ आई है। अब Q4 में हाँ, बॉटम लाइन पर हिट है, तो इसलिए ना आपको पी वाइज़ आप देखोगे, तो किम्स का 125 का पी आपको इस नज़रिए से वैल्यूएशन प्रीमियम लगेगा। पर हॉस्पिटल बिज़नेसेस को आप सिर्फ पी के बेसिस पर नहीं जज कर सकते हो, खासकर जब कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन फेज़ में हो। इसीलिए हॉस्पिटल बिज़नेसेस के लिए ईवी टू एबिटा एक बेहतर मेट्रिक है और किम्स अभी लगभग आप देखोगे 40 के ईवी टू एबिटा के आसपास है, जो कि आपकी 30% प्लस टॉप लाइन ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन है। जैसे इधर आप देखोगे, तो अपोलो हॉस्पिटल्स 32 और मैक्स 46 के ईवी टू एबिटा मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर है क्या कि आपका जो किम्स में ग्रोथ है, वो तो इन दोनों से ही ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन वाइज़ एज़ सच इस बिज़नेस में कोई दिक्कत है नहीं। आपको समझना है कि यहाँ पर सिर्फ पी के नज़रिए से आप मत देखो। अब किम्स में एक प्रॉब्लम क्या है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये नए हॉस्पिटल्स हैं, वैसे आपके
इनमें होता क्या है कि जल्दी इंश्योरेंस अप्रूवल्स आ जाते हैं। पर इस साल ना इंश्योरेंस एम्पैनलमेंट और जीआईसी रिलेटेड कुछ चेंजेस की वजह से इंश्योरेंस कंपनियों की ऑनबोर्डिंग स्लो रही है। और इसके अलावा क्योंकि इनके एक साथ इतने हॉस्पिटल्स आ गए, जैसे इन्हें लगभग कुछ अपने 10 हॉस्पिटल्स का एम्पैनलमेंट करना था, तो वहाँ भी थोड़ा डिले हुआ है। और हॉस्पिटल बिज़नेस में आप देखोगे कि ये जो इंश्योरेंस के टाई अप्स होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनसे पेशेंट अट्रैक्ट करने में और ऑक्यूपेंसी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो वो आपका डिले हुआ है और वो अभी भी डिले चल रहा है। तो अगर इंश्योरेंस एम्पैनलमेंट टाइम से हो जाता है, जो ये नए हॉस्पिटल्स आए हैं, इनका रैंप अप करना और फिर ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ाना वो काफ़ी ईज़ी रहेगा। साथ ही एक और चीज़ है, पॉज़िटिव है वो, नेगेटिव नहीं है, कि कंपनी नियर फ्यूचर में क्यूआईपी से लगभग 1500 करोड़ रुपए रेज़ करने की प्लानिंग भी कर रही है। इनका डेट अभी 3000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है और क्यूआईपी से ये डेट इन्हें रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। कंपनी का जो जितना भी शॉर्ट टर्म का केपेक्स था, वो आपका हो गया है, पर ये यहाँ से अब लॉन्ग टर्म में ग्रीनफ़ील्ड एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। माने कि ये खुद के नए हॉस्पिटल्स प्लान कर रहे हैं और ये पूरा खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। तो उसकी अभी से प्लानिंग हो रही है। तो उस वजह से इन्हें फ्यूचर में और कैपिटल चाहिए होगी। तो यहाँ से डेट कम होगा और फिर ये जो डेट कम होगा, ये इनको अपने ग्रीनफ़ील्ड एक्सपेंशन के प्लान्स में मदद करेगा। तो इस वजह से ओवरऑल देखा जाए, किम्स अभी आपका एक अच्छे ट्रांज़िशन फ़ेज़ में है। मैच्योर हॉस्पिटल्स की परफ़ॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो भी नए हॉस्पिटल्स आए हैं, ये अब अगले 2-3 साल तक इन्हें काफ़ी अच्छी ग्रोथ लाने में मदद करेंगे और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म में ये आपका ग्रीनफ़ील्ड केपेक्स लाइव चला जाएगा। हाँ, थोड़ा हाँ, नियर टर्म में प्रॉफ़िटेबिलिटी वीक हो सकती है, पर ये लार्जली आपका एक्सपेंशन रिलेटेड हम बोलेंगे टेम्परेरी प्रेशर है, जो कि एक एसेट हेवी बिज़नेस में सॉरी होता है, नॉर्मल है। तो मिड कैप स्पेस में किम्स एक अच्छा तेज़ ग्रो कर रहा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से एक बारी देख सकते हो। और हम पर्सनली हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्पेस पर अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और हमको लगता है कि ये स्पेस और ये ऐसे बिज़नेसेस किम्स, यथार्थ जैसे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, तो इन्हें आपको देखना चाहिए। अब दूसरा बिज़नेस जो हम कवर करेंगे वो है जीआरएससी या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। जीआरएससी पर थोड़े समय पहले हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी की थी। अगर आपने ये बिज़नेस डिटेल में समझना है, तो आप ना डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। पर फिर भी हम थोड़ा-सा ब्रीफ कर देते हैं। तो जीआरएससी आपका एक पीएसयू शिप बिल्डर है, जो मेनली इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए मीडियम साइज़ के वॉरशिप्स, पेट्रोल वेसल्स और अन्य डिफेंस प्लेटफ़ॉर्म्स बनाता है। इसके अलावा ये नेवल गन्स, पोर्टेबल ब्रिजेज़ और आपके कमर्शियल वेसल्स में भी हैं। अब रिजल्ट्स पर सीधा आते हैं, तो Q4 में इधर आप देखोगे कि जीआरएससी की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। कंपनी ने 2100 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स करी हैं, जो कि आपकी ईयर ऑन ईयर 29% की अच्छी ग्रोथ बनती है। और फिर नेट प्रॉफिट आपका 303 करोड़ लगभग रहा है और नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़िया पिछले साल से 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। इनके फुल फाइनेंशियल ईयर के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और मेन रीज़न क्या है कि इतने अच्छे नंबर्स का, कि FY26 में कंपनी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी की है और इसीलिए आप देखोगे कि मार्जिन्स भी इनके हेल्दी रहे हैं। बिकॉज़ होता क्या है कि शिप बिल्डिंग में जैसे-जैसे आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपके फाइनल स्टेजेस में पहुँचते हैं, तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन अच्छा हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी एक तरीके से एक्सेलरेट हो जाती है। इसी वजह से आप देखोगे कि Q4 में एबिटा मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग रही है। FY27 में भी मार्जिन्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस साल भी इनकी कई डिलीवरीज़ प्लान्ड हैं। ऑल्दो अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि ऑल्दो मैनेजमेंट का मानना है कि FY28 में, मतलब अगले साल, मोटा-माटम ऐसे ही मार्जिन प्रोफाइल रह सकती है, पर वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा खुद से, बिकॉज़ FY28 में इतनी डिलीवरीज़ प्लान्ड नहीं है। ये साल अच्छा जाएगा, अगला साल हमें देखना है। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो अभी कंपनी की ऑर्डर बुक आप देखोगे लगभग 15,000 करोड़ रुपए की है लगभग, पर यहाँ ट्रिगर है कि इन्हें नियर फ्यूचर में नेवी से ही 5 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स का एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, 33,000 करोड़ रुपए का। एनजीसीज़ आपके सरफेस शिप्स और सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए रेडी किए जा रहे हैं। करंट ऑर्डर बुक आपकी 15,000 करोड़ के आसपास की है और ये जो एक सिंगल ऑर्डर ही आपका 33,000 करोड़ रुपए का आएगा, तो होगा क्या कि इनकी अब सीधा ऑर्डर बुक आप देखोगे 48,000 करोड़ रुपए से ऊपर की हो जाएगी, माने कि साढ़े 3 गुना से ज़्यादा की हो जाएगी। और कंपनी इसमें L1 बिडर सेलेक्ट हो गई है, माने कि इनकी जो बिड है वो सबसे कम रही है
और अब आगे इन्हीं को ऑर्डर मिल रहा होगा। तो ये ऑर्डर वैसे तो अब मार्च के एंड तक अनाउंस हो जाना चाहिए था, पर डिले हुआ है और मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है और उनका कहना है कि प्राइस नेगोशिएशंस ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो अनाउंसमेंट है, ये किसी भी वक़्त आ सकता है। इसलिए अगले कुछ हफ्ते जीआरएसई आपका फ़ोकस में रहेगा और आपको इस बिज़नेस को क्लोज़ली ट्रैक करना चाहिए। और बाकी ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स के अलावा भी जीआरएसई का मैनेजमेंट P-17 ब्रावो प्रोजेक्ट को भी क्लोज़ली ट्रैक कर रहा है। P-17 आपका नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स हैं या वॉरशिप्स हैं, जो भारत में इंडिजीनियसली बनाए जा रहे हैं। जीआरएसई अभी P-17 अल्फा के 4 शिप्स पर काम कर रहा है, इसलिए इनके पास डिज़ाइन से लेकर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स सब पहले से हैं। तो हाई चांस है कि ये जो P-17 ब्रावो के 7 शिप्स का अगला ऑर्डर आना है, वो 2 शिपयार्ड्स में डिवाइड होगा और उसमें से 3 से 4 इनको फिर से मिल जाएँगे। बाकी अभी हाल ही में लैंडिंग प्लेटफ़ॉर्म डॉक या एलपीडी शिप्स का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट काफ़ी समय से अटका हुआ था, उस पर भी काम आगे बढ़ गया है। तो मोटा-माटम जीआरएसई के लिए अगर हम ये एनजीसीज़ के 33,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर को हटा भी दें, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट इनको मिल गया है, इसके अलावा भी कुल 1,55,000 करोड़ रुपए के टारगेट ऑर्डर्स या टेंडर्स निकल रहे होंगे, जो इनके रेडार पर हैं। और इनमें से कुछ ऑर्डर्स के टेंडर्स अभी निकल रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, और कई आरएफपी स्टेजेस में हैं। और इनमें अगर हम नॉन डिफेंस सेगमेंट को भी जोड़ दें, जिनके लिए अभी काफ़ी तेज़ी से इंक्वायरीज़ आ रही हैं, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल वगैरह से, और ये एक्चुअली अभी ना हाल ही में न्यूज़ में भी था थोड़े समय पहले। तो मोटा-माटम अगले 1 से डेढ़ साल में शिप बिल्डिंग सेक्टर में आपके लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स निकल रहे होंगे, जिनके लिए जीआरएसई बिड कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर है इस बिज़नेस के लिए मीडियम से लॉन्ग टर्म में। अब ऑर्डर विन से होता क्या है कि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स को अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है बिज़नेस के लिए कि अब इनको ऑर्डर मिल गया है, काम होता रहेगा, तो सेल्स और प्रॉफिट्स तो आगे बनते रहेंगे। इसलिए मार्केट आपका ऑर्डर विन्स पर इतना ज़्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। पर आपको एक ज़रूरी चीज़ यहाँ क्या समझनी है कि शिप बिल्डिंग बिज़नेस आपका कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस जैसा नहीं होता है, जो हम आपको बता रहे थे, पहले भी जब रिज़ल्ट्स की बात हो रही थी। तो यहाँ जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, वो आपका एस कर्व फॉलो करता है। माने कि स्टार्टिंग फेज़ में सेल्स आपकी कम रहती हैं, जब डिज़ाइन और डिटेल्स आपकी फाइनलाइज़ हो रही होती हैं। फिर जैसे-जैसे शिप का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है, सेल्स बुकिंग आपकी एक्सेलरेट होती है। तो ये जो एनजीसी प्रोजेक्ट का मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा, जब एक बार इनको अनाउंस हो गया, तो वो आपका FY28 के H2 से स्टार्ट होगा और फिर उसके अगले साल माने कि FY29 में दिखेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज़ आपका होगा क्या, ये साल आपका अच्छा जाएगा। FY27 यहाँ पर कई सारी डिलीवरीज़ प्लान्ड हैं। FY28 थोड़ा ड्राई रह सकता है और फिर आपका FY29 में फिर से पिकअप करेगा। बट होगा क्या, थ्रू आउट दिस पीरियड इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग रह सकती है, तो वो चीज़ एक ट्रिगर है। बाकी ये और कैपेसिटी भी ला रहे हैं, जैसे अभी इनके पास एक बार में 28 शिप्स बनाने की कैपेसिटी है और डिमांड को देखते हुए ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और है क्या कि 2026 के माने कि इस साल के अंत तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर 32 प्लेटफ़ॉर्म्स की हो जाएगी और इसके आगे भी इनका फिर ब्राउनफ़ील्ड और ग्रीनफ़ील्ड एक्सपेंशन करके और फैसिलिटीज़ ऐड करने का काम चल रहा है। तो हम बोलेंगे कि जीआरएसई आपका एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर है और आप इस बिज़नेस को देखते रहो, ट्रैक करते रहो। ये जो एनजीसीज़ का ऑर्डर है, ये एक बड़ा ट्रिगर है अगर ये और डिले नहीं होता है, बिकॉज़ वो एक रिस्क है कि ऑर्डर और डिले ना हो जाए। और दूसरा रिस्क जो हमने बताया कि FY28 थोड़ा ड्राई रह सकता है, कि जो प्रोजेक्ट्स आएँगे वो आपके अगले से अगले साल स्पीड पकड़ेंगे। बट एनीवेज़ मे बी मार्केट जो है आपका जो ये जो ऑर्डर विन्स होंगे, इस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। तो उस वजह से हम इस बिज़नेस को ट्रैक कर रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ट्रैक करनी है और फिर उसी हिसाब से आपको अपनी एंट्री और एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी प्लान करनी होगी। तो ये जीआरएसई की स्टोरी है। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे आपको अलग-अलग कंपनियों में, सेक्टर्स में अच्छे बिज़नेसेस को तो शॉर्ट लिस्ट करना ही है, पर फिर उनमें भी जो भी ज़रूरी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके हिसाब से आपको अपनी एंट्री और फिर एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी प्लान करनी है।
और जीआरएससी तो बस आपका एक यूनिक बिज़नेस है, जहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो आपको तो ऐसे फिर कई यूनिक स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। पर ऐसे स्पेशल बिज़नेस मॉडल्स को ढूँढने, स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा समय देकर अलग-अलग सेक्टर्स को, कंपनीज़ को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 75 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। खैर, वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो तीसरा बिज़नेस जो हम कवर करेंगे वो है एमसीएक्स या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एमसीएक्स आपका एक नाम से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ लोग गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और मेटल्स जैसे कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। और आसान भाषा में हम समझें तो जैसे लोग एनएसई और बीएसई पर जाते हैं शेयर्स में ट्रेड करने, वैसे ही आपके एमसीएक्स पर आते हैं कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। तो एमसीएक्स का बिज़नेस डायरेक्टली ट्रेडिंग एक्टिविटी या वॉल्यूम्स पर डिपेंड करता है। माने कि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उतना ही एमसीएक्स का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये हो गया आपका बिज़नेस साइड। अब कस्टमर या क्लाइंट साइड देखें तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से कंपनियों और कमोडिटी ट्रेडर्स को हेजिंग में मदद मिलती है कि वो इससे अपना ट्रेडिंग करके मान लेते हैं कि फ्यूचर्स और वॉल्यूम्स में ट्रेड करके अपना रिस्क कम करते हैं। और आप देखोगे कि पिछला 1 साल तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। जो भी आपके मेजर कमोडिटीज़ हैं एमसीएक्स के लिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, वॉर और फिर इन जनरल जो भी आपके अदर फैक्टर्स थे या रहे हैं, उन सब फैक्टर्स की वजह से कमोडिटीज़ आपके काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। और ऐसे में हुआ क्या कि ट्रेडर्स और बिज़नेसेस ने और ज़्यादा हेजिंग करी या लेट्स से ट्रेडिंग करी। तो इसी दिशा में आप देखोगे कि इनके जो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आए हैं। आप इधर देखो कि डेली एवरेज टर्नओवर फ्यूचर्स का पिछले साल से 230% ग्रो किया है और ऑप्शंस का 223%। इसमें बुलियन माने कि गोल्ड का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, खासकर गोल्ड में जो रैली आई है और फिर जो जनवरी में शार्प करेक्शन हमें देखने को मिला था, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। मतलब वो इतने जो आपके कमोडिटीज़ हैं, वो वॉलेटाइल रहे हैं, तो उसका इन्हें मदद मिली है। फिर ऐसे ही इधर आप देखोगे कि ऑप्शंस का एडीटी तो प्रीमियम वैल्यू में यहाँ पर लगभग आपकी 1000% की ग्रोथ है और फिर नोशनल वैल्यू में आपकी 470-472% की। बाकी एनर्जी सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा किया है। तो क्लियरली वॉलेटिलिटी की वजह से हमें वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। अब इसी डायरेक्शन में हम पीएनएल स्टेटमेंट पर आएँ, तो आप यहाँ देखोगे कि रेवेन्यू या सेल्स इनकी पिछले साल से 205% ग्रो हुई हैं। पर मुनाफ़ा इधर आप देखोगे तो सीधा 291% ग्रो करके आपका 4 गुना हो गया है और यही प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस की ख़ासियत होती है। ये हम बार-बार अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में और इस चैनल पर भी एम्फसाइज़ करते आए हैं कि प्लेटफ़ॉर्म के जो खर्चे होते हैं, वो आपके वही रहेंगे। पर जब सेल्स बढ़ेंगी, तो वो जो सारी की सारी ग्रोथ आएगी, वो आपकी पूरी बॉटम लाइन में पास ऑन हो जाती है। तो एमसीएक्स आपका प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, उसे इसका बेनिफिट मिला है। एमसीएक्स को हमने पिछले क्वार्टर्स के रिज़ल्ट से ट्रैक करना स्टार्ट किया था, ये तब से काफ़ी अच्छा किया है और ये चीज़ हमने पहले भी एम्फसाइज़ की थी कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म नेचर है, ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा होगा। अब इसीलिए आप देखोगे कि एबिटा और इधर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में भी कितना अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन आपकी बेहतर होके 76% हो गई है, जो पिछले साल 59% थी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। तो एमसीएक्स को वॉर से, वॉलेटिलिटी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और सिर्फ Q4 में इन्होंने आप देखोगे 530 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा कमाया है, जो कि इनके पिछले पूरे साल के लगभग नेट प्रॉफिट के बराबर रहा है। तो जब तक मैक्रो एनवायरनमेंट आपका वॉलेटाइल रहता है, एमसीएक्स को ज़रूर आपको ट्रैक करते रहना चाहिए और Q4 रिजल्ट्स के बाद तो वैल्यूएशन फिर से इस बिज़नेस का काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है।
तो यहाँ पर मोमेंटम को आप प्ले कर सकते हो। बाकी एमसीएक्स आपका नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहा है। एफआई 26 में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स, कार्डमम फ्यूचर्स, निकल फ्यूचर्स और मंथली गोल्ड सिल्वर ऑप्शंस और बुलडेक्स ऑप्शंस लॉन्च किए। कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और इनका फोकस अब कमोडिटी इंडेक्स प्रोडक्ट्स और मेटल डेक्स को स्केल करने पर है। अब थोड़ा-सा यस कंपटीशन का रिस्क आपका बढ़ रहा है, पर वो लॉन्ग टर्म रिस्क है। एनएसई और बीएसई दोनों ने ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अराउंड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। पर हम ऐसे देखते हैं कि हमें जो मेनली है यहाँ पर मोमेंटम को प्ले करना है। तो जब तक आपकी वॉलेटिलिटी है, तब तक वॉल्यूम्स और रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और जो ये जो कॉम्पिटिशन से रिस्क है वो आपका लॉन्ग टर्म का प्ले आउट होगा। तो अगर वॉल्यूम्स हमें गिरते हुए दिखते हैं, हम लोग तो वैसे भी इसको एग्जिट कर सकते हैं किसी भी मोमेंट पे। बाकी एमसीएक्स के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अभी तक तो जो बुलियन का मार्केट शेयर है, वो ज़्यादातर अनअफेक्टेड रहा है कॉम्पिटिशन के बावजूद। तो ये एक मोटेड यूनिक बिज़नेस है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ अब रहेगी या नहीं, वो तो हमें टाइम के साथ पता चलेगा। वरना हाँ, शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए आप प्लीज़ इसे ट्रैक कर सकते हो। तो एमसीएक्स एक और अच्छा आपका बिज़नेस हो गया मिड कैप स्पेस से। अब चौथा और आखिरी बिज़नेस जो हम कवर करेंगे, वो है आपका कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। बाकी रीसेंट करेक्शन के बाद तो इसका वैल्यूएशन और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। जो सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है गोल्ड पर, उसकी वजह से ये काफ़ी गिरा था। तो हमने किया क्या है कि इतने सारे डेवलपमेंट्स हैं, इसलिए कल्याण ज्वेलर्स पर हमने आपके लिए एक सेपरेट से डेडिकेटेड वीडियो किया है। उसमें हमने रिजल्ट से लेकर ग्रोथ प्लान्स और ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी का कितना फ़र्क पड़ सकता है, सब पर डिटेल में बहुत बात करी है। ज्वेलरी बिज़नेस पर हमारा क्या ओपिनियन है, सेक्टर पर क्या ओपिनियन है, उसको भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो का हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से उसे याद से देख लीजिएगा। क्योंकि हमको ना ये इम्पोर्ट ड्यूटी की प्रॉब्लम काफ़ी शॉर्ट टर्म लगती है, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी ज्वेलरी सेक्टर की और फिर कल्याण की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फिर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। तो आप उसे याद से देख लीजिएगा। बाकी अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सिंपली स्टॉक्स के थ्रू हमारा पर्पज़ ही है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे यूनिक हिडन बिज़नेस मॉडल्स को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुँचा पाएँ, ताकि वो रिसर्च जो म्यूचुअल फंड्स और एस इन्वेस्टर्स के पास रहती है, वो आपको भी मिले। तो अगर आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे, तो हम आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ ला पाएँगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।